फिर प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा नवम का पाठ है जिसका नाम है इस जल प्रलय में, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 4 मार्च 1921 में हुआ था और उनका जन्म बिहार में हुआ था। इनके बचपन का नाम फणेसरा, इनकी माता का नाम बाणो देवी और पिता का नाम शिलानाथ मंडल था। इन्होंने सन 1954 में मेला आंचल उपन्यास को प्रकाशित किया। 1942 में ये स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और 1950 में इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया। इन्हें हिंदी का आंचलिक कवि भी माना जाता है। इन्होंने इस पाठ में अपने इलाके में आने वाले उस बाढ़ का वर्णन किया है जिससे वहाँ का दृश्य भयानक बन जाता है। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहाँ हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजार झुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का पता लगा लिया करते हैं। कहने का मतलब है, जब सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से लोग जब वहाँ की विशाल और सपाट परती भूमि अर्थात जहाँ पर कृषि नहीं होती ऐसी समतल भूमि को देखते हैं, तो वहाँ होने वाले झुंड जो होते हैं जानवरों के, उन्हें देखकर पता लगता है कि यहाँ कितना भयंकर बाढ़ आया करती है। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। जो परती भूमि होती है, जहाँ पर परत वाली जो सतह होती है, कोई जलाशय नहीं होता है, इस कारण से लेखक अपने गांव के आसपास तैरना नहीं सीख पाया। किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ और यही मैंने यहाँ पर लिखा है। हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने के बाद मैंने धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानियों को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा, डायन कोसी, हाथियों का बुल आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, भंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। गांव में रहते हुए जो व्यक्ति, जो लेखक था, उन्हें कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं बहने का प्रयास, मुझे बहना लगा है, या जो वो बाढ़ का जो भयानक दृश्य होता है उसे भोगने का अनुभव उन्हें कभी भी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण, अर्थात मतलब उन्हें ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार कब हुआ था, जब वो पटना शहर में थे सन 1967 में, जब 18 घंटे की अविराम मतलब बिना रुके जो लगातार चल रही थी ऐसी वृष्टि मतलब होता है बहुत ज़्यादा पानी का गिरना, कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। जब मैं पटना शहर में रहता था तब मैंने बाढ़ को अपने सामने से आंखों से महसूस किया था। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट और पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। मतलब ये हुआ कि जब ऐसी हालात हो गए कि बाढ़ आ रही है, तो हम सब जो उपाय के बचाव के उपाय थे उन्हें साथ लेकर उस बाढ़ का इंतजार करने लगे कि कब वो हमारे सामने से आ जाए। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास आप्लावित हो गया है। आप लोग मतलब होता है जल में डूब जाना।
सुबह हमने सुना कि जो राजभवन था और मुख्यमंत्री का निवास था वो क्या था, पानी में पूरा डूब चुका है। दोपहर में सूचना मिली गोल घर जल से गिर गया। गोल नाम का स्थान था वह भी क्या है, पूरा जल से चारों तरफ से घिर चुका है। जो सूचना बांग्ला में इस वाक्य में मिली थी, जो बांग्ला जो भाषा होती है वहाँ उसे बोलते हैं जानो गोल घर डूबे के छे। इस प्रकार से वह सूचना वहाँ पर हमें मिली। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, जब मैंने सोचा कि मैं जाऊँ और वहाँ जो गोल घर है उसको देख कर आऊँ, जैसे ही मैं बाहर निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी अबले मतलब अभी तक पानी आ चुका होगा। क्योंकि उनका काम क्या था, जो लेखक था उसका, कि ऐसी चीज़ों में जाकर वो वहाँ की छानबीन करते थे और वहाँ जो लोग थे उन्हें राहत कार्य पहुँचाया करते थे। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। तो लेखक ने क्या कहा, फणीश्वरनाथ रेणु ने, कि मुझे तो बस ये देखना है कि पानी कैसे अंदर घुस जाता है। कहकर हम रिक्शे में बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ अर्थात विशेष प्रकार के ज्ञाता जो होते हैं किसी भी चीज़ के, उसे बोलते हैं विशेषज्ञ। व्याख्याता आचार्य कवि मेरे मित्र थे। उनके साथ कौन थे, फणीश्वरनाथ रेणु के साथ में कौन थे, एक उनके मित्र जो कविताएँ लिखा करते थे, जो मेरी अनवरत अनर्गल अनपढ़ गद्यमय स्वगति के बारे में सुनकर बोर नहीं होते थे। जो मेरी बातें थी अनवरत थी मतलब लगातार चल रही थी, अनर्गल थी बिना किसी ढंग की थी, और अनगढ़ जैसी बातें थी जिनका कोई मतलब नहीं निकलता हो। ऐसी उन बातों को जो मैं अपने आप ही बोले जा रहा था और सुने जा रहा था, ऐसी बातों से वो कभी भी बोर नहीं होते थे, उन्हें वह रुचि के साथ में सुना करते थे। मोटर स्कूटर ट्रैक्टर मोटरसाइकिल ट्रक टमटम साइकिल रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे। जब भी हम वहाँ पर पहुँचे रिक्शे के में बैठकर तो हमने देखा कि बहुत से लोग जो भी साधन उनके पास उपलब्ध था उससे वहाँ पर पानी देखने आ रहे थे, और कुछ थे जो पानी देखकर वापस से लौट रहे थे। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया है, पार कर गया है। लोगों की मुँह से ये बात सुनने में आ रही थी कि पानी कहाँ तक आ गया है, कहाँ तक आ गया होगा। इस प्रकार उस बाढ़ की बातें वहाँ पर हो रही थी। श्री कृष्णापुरी पाटलिपुत्र कॉलोनी बोरिंग रोड इंडस्ट्रियल एरिया का पता नहीं। अब बाजाजी रोड पर पानी आ गया होगा, छाती पर पानी है, विमसेस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आ रहा है घुस गया। इस प्रकार की बातें वहाँ पर सुनने में मिल रही थी। जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था क्योंकि सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैल के उछला पानी तेज़ी से सरकता आ रहा था। जब हम वहाँ पे गए तो हमें देखा कि कॉफ़ी हाउस के सड़क है उसके किनारे पर एक मोटी डोरी के हिसाब से जो पानी था उसका जो गेरुआ झाग बना होता है गोल गोल सा, वो वहाँ पर सरकता हुआ आगे आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूध। मतलब जो तरल दूध है, पानी जो तरल होता है वो क्या था, किसी को मृत्यु देने वाले। जो पानी में जब मनुष्य डूब जाता है तो क्या होता है, मर जाता है। तो पानी का जो मृत्यु का तरल दूध था वो वहाँ पर सरकता हुआ आगे आ रहा था। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और मैंने सभय मतलब भय के साथ डर कर प्रणाम निवेदन, मेरे मुँह से कुछ अस्पष्ट शब्द निकले। जैसे मुझे लगा था कि मैं क्या हूँ, बहुत ही कायर हूँ और डरपोक। इस प्रकार से मेरे मुँह से कुछ निकल नहीं पा रहा था। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। रिक्शा वाला जो व्यक्ति था जो मैं रिक्शे में बिठा कर लाया था वो हमसे कह रहा था कि बाबूजी थोड़ा सा आगे चलिए ना। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। वो व्यक्ति हमसे बोला कि जो रिक्शा है वो क्या है, जो रिक्शा है उसको क्या करो, वापस से पीछे लौटा लो और आगे मत जाओ। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले।
जैसे मैं रिक्शा मोड़ लिया, जो अप्सरा सिनेमा हॉल था जो अभी बंद हो चुका था, उसके बगल से गांधी मैदान की ओर चले गए। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। जैसे हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जो विज्ञापन होते हैं उनके सैकड़ों रंगीन सांपों की जो दृष्टि हो, जो की जो फोकस होता है, तो परछाई होती है, पड़ रही थी। लग रहा था कलर बहुत सारे कलर के वहाँ पर रंगीन सांप दौड़ रहे हैं, ऐसा वो वहाँ का माहौल बना हुआ था। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। मतलब जो बाढ़ थी उसको देखने के लिए जैसे भगवान राम की सवारी देखते हैं वैसे ही लोग इकट्ठे हो रहे थे। गांधी मैदान में उत्सव, आनंद, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण, मतलब गंदा सा आवरण आच्छादित हो रहा था। सबको लग रहा था कि जो राम जी की सवारी है वो भी क्या है, इसके आगे फीकी सी हमें लग रही थी। हरियाली पर सने सने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्तंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा। यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, एक आदमी था, वह हरियाली पर सने सने पानी को फिरता देख रहा था, क्योंकि जो हरियाली होती है जब पानी उसके ऊपर आता है तो हरियाली दब जाती है और वहाँ पानी के अलावा हमें कुछ नज़र नहीं आता। इसी बीच में एक अधेड़ व्यक्ति, आधी उम्र का व्यक्ति, जो मुस्तंड मतलब हट्टा कट्टा था और गंवार था, वो जोर से बोल रहा था कि जब दानापुर डूब रहा था तो वहाँ पटनिया बाबू जो नाम के जो व्यक्ति थे वो देखने भी नहीं गए। और अब बूझो, और अब क्या है, दुनिया के लोग जो हैं वहाँ पर देखने उसे आ रहे थे। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। मतलब जब हम कहीं रहते हैं, कोई गोष्ठी करते हैं या कुछ ऐसा होता है तो वहाँ पे कोई ना कोई होता है जो उस चीज़ की बुराई करता है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। इसने मतलब जो वहाँ पर बीत चुका था आसपास के माहौल में वो वहाँ पर प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कीर्ण होकर सुन रहे थे। ये इसके बाद हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे।